ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद को मंजूरी दी। 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के लिए कोविड से बचाव का टीका लगवाने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आज से प्रारंभ। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि कोरोना से लड़ाई जीतने में सकारात्मक सोच और हौसले की बड़ी भूमिका होती है। और प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान मध्य और दक्षिणी इलाके में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं, सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद को मंजूरी दी है। चिकित्सा ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को जल्द से जल्द खरीदा जाना चाहिए और उच्च प्राथमिकता वाले राज्यों को भेजा जाना चाहिए। पहले से स्वीकृत 713 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र यानी प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन के अलावा पीएम केयर फंड से 500 नए पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों को मंजूरी दी गई है। पीएसए संयंत्र जिला मुख्यालय और टियर 2 शहरों के अस्पतालों में तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति करेंगे। इन 100 पीएसए संयंत्रों को घरेलू निर्माताओं को डीआरडीओ और सीएसआईआर द्वारा विकसित स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करके लगाया जाएगा। पीएसए संयंत्रों की स्थापना और पोर्टेबल ऑक्सीजन की खरीद से ऑक्सीजन की आपूर्ति में काफी वृद्धि होगी, जिससे संयंत्रों से लेकर अस्पतालों तक ऑक्सीजन के परिवहन में आ रही कठिनाइयों को दूर किया जा सकेगा। 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के लिए कोविड से बचाव का टीका लगवाने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो गई है। इन लोगों को अगले महीने की 1 तारीख से कोविड टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण में टीका लगाया जाएगा। लोग कोविन पोर्टल cowin.gov.in पर पंजीकरण करा सकते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस चरण में पहले की तरह केंद्र सरकार के सभी टीकाकरण केंद्रों पर 18 वर्ष से ऊपर की आयु के सभी लोगों को निःशुल्क टीका लगाया जाएगा। इस फेज में टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और वहीं से लोगों को टीका लगवाने की जगह और तारीख का पता चलेगा। पिछले चरण की तरह लोग इस फेज में सीधे जाकर टीका नहीं लगवा सकेंगे। लोगों को अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से कोविन पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा। इस पोर्टल पर उन्हें जरूरी जानकारियों के अलावा एक फोटो युक्त पहचान पत्र भी अपलोड करना होगा। इसके बाद उन्हें टीकाकरण की तारीख अपनी सुविधानुसार तय करना होगा। इन प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद मोबाइल पर पंजीकरण पुष्टि का एक मैसेज आएगा, जिसे टीकाकरण के समय दिखाना होगा। इस चरण में केंद्र ने राज्यों और निजी अस्पतालों को भी उत्पादक से टीका खरीदने की छूट दी है। तीसरे चरण में वैक्सीन उत्पादक केंद्र सरकार को अपने मासिक टीकों की मात्रा के 50% हिस्से की आपूर्ति करेंगे और शेष 50% खुले बाजार में राज्यों को दिया जाएगा। देश में कोविड टीकाकरण अभियान सुगमतापूर्वक चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक कोविड से बचाव के 14 करोड़ 78 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य जोर शोर से चल रहा है। कल राज्य में 27,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। इस बीच राज्य में 18 से 44 वर्ष की उम्र तक के लोगों के लिए भी आगामी 1 मई से कोविड टीकाकरण शुरू होने जा रहा है। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। राज्य सरकार की ओर से कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीकों के 25-25 लाख डोज का संबंधित कंपनियों को ऑर्डर दे दिया गया है। वैक्सीन मिलते ही योजनाबद्ध तरीके से राज्य में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। सरकारी केंद्रों में टीकाकरण पूरी तरह निःशुल्क होगा। टीकाकरण के लिए पंजीयन कोविन ऐप और आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकेगा।
उधर दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने आज कोविड कंट्रोल को लेकर बैठक की। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण को रोकने के लिए टीका काफी असरदार साबित हुआ है। डॉक्टर भूरे ने 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वे 30 अप्रैल तक टीका अवश्य लगवा लें। कलेक्टर ने औद्योगिक क्षेत्र में विशेष रूप से वैक्सीनेशन ड्राइव चलाने के निर्देश दिए। डॉक्टर भूरे ने ऑनलाइन खाद्य सामग्री डिलीवरी करने वाले डिलीवरी बॉयज और मेडिकल स्टोर्स में काम करने वाले लोगों की अनिवार्य कोरोना जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें कोरोना नेगेटिव का स्टिकर दिया जाएगा। इसे लगाकर ही वे काम कर सकेंगे ताकि लोग आश्वस्त होकर खरीदी कर सकें। वहीं भिलाई नगर निगम द्वारा आज ऑनलाइन डिलीवरी बॉयज और स्ट्रीट वेंडर की कोरोना जांच के लिए नेहरू नगर में कैंप लगाया गया, जिसमें 25 लोगों का सैंपल लिया गया। उधर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ओपी सुंदरानी ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम में कोविड-19 वैक्सीन अत्यधिक असरकारक है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के मन में भ्रम है कि वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के बाद भी लोग संक्रमित हो रहे हैं, जो पूरी तरह गलत है। डॉक्टर सुंदरानी ने कहा कि वैक्सीन की दोनों डोज से शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, इसलिए सभी लोगों को जिन्होंने कोविशील्ड की पहली डोज ली है उसके 6 से 8 सप्ताह में दूसरी डोज और कोवैक्सीन की पहली डोज के 28 दिन बाद दूसरी डोज अवश्य लेना चाहिए। इस बीच टीकाकरण अभियान के प्रति शहरी क्षेत्रों के साथ ही अब ग्रामीणों क्षेत्रों में जागरूकता आ रही है। ग्रामीण इलाकों में भी लोग स्वस्फूर्त टीका लगवा रहे हैं। प्रदेश में ऐसे अनेक ग्राम हैं जहां 45 वर्ष से अधिक आयु के पात्रता रखने वाले लोगों ने स्वयं होकर टीका लगवाया है। बिलासपुर जिले में तखतपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत बीजा और कोटा विकासखंड की ग्राम पंचायत पटेता के सभी पात्र लोगों ने टीका लगवाकर जागरूकता का परिचय दिया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि कोरोना से लड़ाई जीतने में सकारात्मक सोच और हौसले की बड़ी भूमिका होती है। सुश्री उइके आज हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम पर आयोजित ऑनलाइन जागरूकता कार्यक्रम कोरोना से डरो ना, वैक्सीन है ना को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा संस्थान होने के नाते विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों का ये दायित्व है कि वे आम जनता और विद्यार्थियों में कोरोना से बचाव, सावधानियां और भ्रामक बातों से दूर रहने के लिए जागरूकता फैलाएं। राज्यपाल ने कहा कि राज्य में आगामी 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांतियां हैं। उन्होंने वैक्सीन की तुलना संजीवनी से की। सुश्री उइके ने लोगों से कोरोना संक्रमित हो जाने पर भी नहीं घबराने की अपील की। साथ ही उन्होंने लोगों से प्रतिदिन भाप लेने, गर्म पानी का सेवन तथा गरारे करने को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का आग्रह किया। इस दौरान राज्यपाल ने विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित पोर्टल पर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए विभिन्न स्लोगन वाले पोस्टर का शुभारंभ किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में कल 14,800 से अधिक कोरोना संक्रमित नए मरीज मिले। इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 6,82,000 से अधिक हो गई है। वर्तमान में 1,19,000 से अधिक मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण की वजह से 236 लोगों की मृत्यु हुई है। वहीं कल 14,400 से अधिक मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। इस बीच रायपुर जिले के सभी 4 जनपद पंचायत मुख्यालयों में कोविड-19 कंट्रोल रूम शुरू कर दिया गया है। ये कंट्रोल रूम रात दिन 3 पालियों में काम करेगा। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ गौरव कुमार सिंह ने बताया कि धरसीवा, आरंग, अभनपुर और तिल्दा में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां क्षेत्र के ग्रामीण कोरोना दवाई वितरण, होम आइसोलेशन संबंधी जानकारी, मरीज की खराब स्थिति में अस्पताल रेफर करने संबंधी कार्य और शव के अंतिम संस्कार संबंधी सहयोग ले सकेंगे।
वहीं रायपुर कलेक्टर ने निजी एम्बुलेंस वाहन का अधिकतम किराया निर्धारित किया है। इस बीच राजनांदगांव जिले के बाग नदी में बनी अंतर्राज्यीय सीमा चौकी को हटाकर पाटेकोहरा में शिफ्ट कर दिया गया है। यहां दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद ही छत्तीसगढ़ में प्रवेश दिया जा रहा है। उधर कोंडागांव जिले में जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमित 43 क्षेत्रों को हॉटस्पॉट घोषित किया है। आम लोगों को इन स्थलों पर न जाने की सलाह दी गई है। इस बीच गरियाबंद जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने देवभोग में कोविड अस्पताल और वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों और नर्सों का उत्साहवर्धन किया। इसके अलावा अधिकारियों ने ओडिशा की सीमा पर बने चेक प्वाइंट का भी निरीक्षण किया। वहीं धमतरी में आज कोरोना संक्रमण और टीकाकरण को लेकर लोगों में व्याप्त भ्रांतियों को दूर कर जन जागरूकता लाने तथा सकारात्मक माहौल तैयार करने के उद्देश्य से मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान वीडियो क्लिप्स के माध्यम से कोरोना संक्रमण से बचने के उपाय, टीकाकरण से लाभ, रेमडेसिविर इंजेक्शन संबंधी जानकारी तथा शासकीय अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं और संसाधन के बारे में बताया गया। इधर कोरोना संक्रमण की रोकथाम और उपायों के बारे में जन जागरूकता लाने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नारा लेखन और जागरूकता रैली जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। महासमुंद जिले में गांवों में दीवारों पर नारा लेखन के साथ ही जागरूकता रैली के जरिए लोगों को मास्क पहनने, बार बार हाथ धोने और 2 गज की दूरी बनाए रखने की अपील की जा रही है। साथ ही मृदंग, मंजीरा और अन्य वाद्य यंत्रों के माध्यम से गली मोहल्ले में लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तरह बलरामपुर जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी भी लोगों को जागरूक करने के अभियान में जुटे हुए हैं। वहीं कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए विभिन्न वर्ग के लोग आगे आ रहे हैं। इनमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों, उद्योगपति, व्यावसायिक संगठन, सामाजिक संगठन, युवा संगठन और अन्य संगठन शामिल हैं। सभी लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहयोग कर रहे हैं। इस बीच अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर अंजन त्रिखा ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कोरोना से बचाव में दोहरे मास्क को अधिक सुरक्षित और लाभदायक बताया। डबल मास्किंग का मतलब है 2 मास्क लगाना। 2 मास्क लगाने का फायदा ये रहता है कि पूरी तरह से आपका नाक, मुंह, थोड़ी के नीचे तक मास्क टाइटली बन जाता है। उसके ऊपर दूसरे मास्क से दुगनी प्रोटेक्शन हो जाती है। ये आजकल के दिनों में ये लाजमी इसलिए माना गया है क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि ये जो वायरस है ये हवा के जरिए ही हमारे अंदर घुसता है। तो अगर हम ये 2 मास्किंग लगा देते हैं तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि ये वायरस हमारे शरीर के अंदर जा सकता है। डॉक्टर त्रिखा ने कहा है कि कोविड टीकों का महिलाओं पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर में बीती रात एक मरीज ने अस्पताल की दूसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। इस मरीज की पत्नी द्वारा भी आत्महत्या का प्रयास किया गया, जिसे एम्स के स्टाफ की सक्रियता के चलते बचा लिया गया। इस मरीज को 24 अप्रैल को भर्ती कराया गया था। फिलहाल मरीज की आत्महत्या के कारण का पता नहीं चल सका है। ये मरीज बलौदाबाजार का रहने वाला था। इस बीच एम्स के निदेशक डॉक्टर नितिन एम नागरकर ने बताया कि रोगियों में तनाव और आत्महत्या की मानसिकता को दूर करने के लिए कई उपाय अपनाए गए हैं। इनमें रोगियों को चिन्हित कर उनकी सतत निगरानी करने, मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग करने और ऐसे रोगियों के लिए अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती जैसे उपाय शामिल हैं। इसके साथ ही रोगियों को रचनात्मक कार्य करने और परिजनों से वीडियो कॉल करने की सुविधा भी दी गई है। इन उपायों की मदद से पिछले 3 माह में 6 आत्महत्या के प्रयासों को रोका जा चुका है। उन्होंने बताया कि ये एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है, लेकिन एम्स इस दिशा में निरंतर प्रयासरत है कि रोगी किसी भी हालत में आत्महत्या जैसा घातक कदम न उठाएं। राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार गुप्ता का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उनकी जगह अतिरिक्त न्यायाधीश बिमला सिंह कपूर की नियुक्ति की गई है। इस संबंध में विधि और न्याय मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। गौरतलब है कि सुश्री बिमला सिंह कपूर ने 2018 में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों की टीम ने पिछले 4 दिनों में अलग अलग स्थानों से 15 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज चंद्राकर ने बताया कि कोहकामीटा और सोनपुर थाना इलाके से इन माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें आज गिरफ्तार किए गए 5 माओवादी भी शामिल हैं। इन माओवादियों पर आईईडी विस्फोट करने और अन्य माओवादी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप है। वहीं कल इसी जिले के ग्राम बासिंग के राउड़पारा और गुडरीपारा में पुलिस ने दबिश देकर एक अन्य माओवादी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार माओवादी पर बम विस्फोट की घटना में शामिल रहने का आरोप है। और अब पेश है मौसम का हाल।
प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान मध्य और दक्षिणी इलाके में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक एक द्रोणिका उप हिमालयीन पश्चिम बंगाल और सिक्किम के दक्षिण तटीय ओडिशा तक स्थित है। वहीं उत्तर दक्षिण द्रोणिका उत्तर अंदरूनी कर्नाटक से केरल होते हुए कोमोरिन एरिया तक स्थित है। इसके प्रभाव से प्रदेश में कुछ स्थानों पर बदली बारिश की स्थिति बनने की संभावना है, लेकिन अधिकतम तापमान में मामूली वृद्धि हो सकती है। इस बीच राजनांदगांव जिले के मोहला ब्लॉक के ग्राम कट्टापार में आज दोपहर अचानक आए आंधी तूफान के बीच आकाशीय बिजली गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। कबीरधाम जिले में चिल्फी पुलिस ने एक मोटरसाइकिल से 52 किलो से अधिक गांजा जब्त किया है। इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। और कोंडागांव जिले के बड़े कनेरा पवनगुड़ा पारा में एक दिन पहले ही हत्या के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद को मंजूरी दी। 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के लिए कोविड से बचाव का टीका लगवाने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आज से प्रारंभ। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि कोरोना से लड़ाई जीतने में सकारात्मक सोच और हौसले की बड़ी भूमिका होती है। और प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान मध्य और दक्षिणी इलाके में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।